दरअसल क्या है, पति पत्नी के संवाद बड़े अद्भुत हैं इस देश में। तो मैं आपको बता रहा था, मैं पिछले दिनों एक कवि सम्मेलन में गया हरियाणा, तो मैंने देखा वो एक पति पत्नी का झगड़ा चल रहा था। पत्नी पति से कह रही थी, यदि तुम झूठ बोल रहे हो ना तो भगवान तुम्हें आज ही उठा ले, और यदि मैं झूठ बोल रही हूं तो मुझे अभी विधवा कर दे। नहीं आया समझ में? तो ताली तो बजाओ, सांस भी लेनी पड़ती है। बड़ा अद्भुत देश है सर। मैं पिछले दिनों अपनी श्रीमती जी को घुमाने ले गया आगरा, उसे ताजमहल दिखाया। मैंने बताया, देख शानदार ताजमहल, शाहजहां ने मुमताज महल की याद में बनवाया था। अगली छूटते ही बोली, आप भी मेरे लिए ऐसा ही बनवाओगे? मैंने कहा बिल्कुल, प्लॉट तो ले लिया है, अब तो देरी तेरी तरफ सही हो रही है। तू अपना काम शुरू कर, मैं अपना काम शुरू करता। मैं सच बता रहा हूं भाई साहब, मैं पिछले दिनों से गोवा घुमाने ले गया, एक चर्च में ले गया। अगली ने तुरंत ईसा मसीह के पैर छुए। मैंने कहा भाई तूने आज तक मेरे तो नहीं छुए। बोली ठीक है, तू भी लटक जा। तो मैं समझ गया कि मोहब्बत पानी है तो बलिदान भी देना पड़ता है, तालियों का भी देना पड़ता है, मोहब्बत का भी देना पड़ता है। बजा दीजिए ताली। एक कविता विशेष आपको सुनाता हूँ, शुद्ध हास्य रस की कविता सुनाता हूँ। कविता का शीर्षक है मेरी मसूरी यात्रा। मेरी इन दिनों की चर्चित कविता है, पूनम को भी बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है, और कभी कभी जब आप जैसे अच्छे लोग मिलते हैं तो सुनाने का मन करता है। मैं जहाँ रहता हूँ दिल्ली में, मेरे बराबर में कड़कड़ डूमा कोर्ट है। अभी पिछले दिनों वहाँ एक तलाक का मुकदमा आया। पति पत्नी दोनों ने एफिडेविट दे दिया, तलाक दे दो। जज बोला भी तुम्हारी दोनों की सहमति है तो तुम्हारा तलाक हो जाएगा। जो धन और संपत्ति है ये भी बराबर बराबर बढ़ जाएगी, जो जमीन जायदाद है ये भी बराबर बराबर बढ़ जाएगी, लेकिन ये जो तुम्हारे 3 बच्चे हैं इनका बंटवारा नहीं हो सकता। 4 होते तो बांट देता। इतना सुनते ही पत्नी ने पति का हाथ पकड़ा, बोली चलो जी घर वापिस चलो, मुकदमा अगले साल ही दायर करेंगे। हाय हाय, क्या बात है। तालियां जल्दी बजा दी आपने। बात सुन लो और समझ जाओ तो मिलकर बजा देना। अगले साल दिक्कत पैदा हो गई, जुड़वा पैदा हो गया। क्यों भगवान? तो भाइयों ने मकरन, ये भगवान मेरा बड़ा प्यारा है, ये मुस्कुराता है तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई क्या स्टार मुस्कुरा रहा है। तो मैं सच बता रहा हूं आपको, तलाक लिया भाइयों ने तब लिया जब 8 साल बाद हिसाब बराबर हो गया। ये हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ऐसे संबंध कहीं नहीं मिलते। उन संबंधों के नाम एक शुद्ध हास्य रस की कविता सुनिएगा। किसी ने देश पर सुनाया, किसी ने राजनीति पर सुनाया, किसी ने मोदी जी पर सुनाया। मैं वो हूँ जो घर पर सुना रहा हूँ। असली मोदी वो है जो छाती पर पूरे दिन डिस्को करती है, उस पर सुनाने की हिम्मत मैं कर रहा हूँ। सुनिएगा, आपको आनंद आएगा। इस देश में पत्नी पति को बहुत अधिक प्यार करती है, और खाने पीने का मैं मुद्दा बता रहा हूँ आपको। ब्रज प्रदेश से बढ़िया खाने पीने वाले लोग कहीं नहीं मिलते। पूरी दुनिया में दूध पी लो आप, लेकिन ये गोवर्धन की परिक्रमा में जो कढ़ाई का दूध मिलता है ना, ऐसा स्वाद दुनिया में, भारत में कहीं नहीं आता आपको। दूध तो वो का वही होता है, पर यहाँ की मिट्टी में जो गंध है ना, मिट्टी की खुशबू जो है वो कुछ अलग ही है। मैं वो गोवर्धन की परिक्रमा में आया, मैंने देखा वो परिक्रमा मार्ग पर एक आदमी बैठा हुआ रोटियां खा रहा, 40 रोटियों का ढेर लगा रखा। तो मैंने उससे कहा भी एक टाइम में इतनी रोटियां खा जाता है? बोला अभी खाना नहीं खा रहा, अभी तो नाश्ता चल रहा है सुबह का। मैंने कहा 40 रोटी का नाश्ता? बोला हाँ। मैंने कहा भैया तू तो आइटम है, सर्कस में दिखाया जाना चाहिए। वो दिल्ली में अपोलो सर्कस लग रहा था लाल किले के सामने, शंभू। तो मैंने उन्हें बताया कि ब्रज में आदमी नाश्ते में 40 रोटी खाता है, आइटम है आइटम। तो सर्कस वालों ने उसे बुला लिया और बाहर बोर्ड लगाया अपोलो सर्कस के बाहर, आज के शो का विशेष आइटम ब्रज प्रदेश का 40 रोटी खाने वाला आदमी देखिए। दिल्ली वालों की भीड़ लग गई, एक बार में 40 रोटी खाएगा। 9 से 12 का शो शुरू हुआ सर्कस का, भाई 40 रोटियां खा गया। 12 से 3 का शो शुरू हुआ, फिर 40 रोटियां खा गया। 3 से 6 का शो शुरू हुआ, फिर 40 रोटियां खा गया। 6 से 9 का शो शुरू हुआ तो मिला ही नहीं। सर्कस वाले ढूंढते ढूंढते परेशान, कहाँ गया? लोग कह रहे हैं टिकट खरीदा है, आदमी दिखाओ 40 रोटी खाने वाला। तो अपने तंबू में बैठा हुआ मिला, वहां बैठा हुआ रोटियां खा रहा था।
सर्कस वाले बोले चल भाई आइटम प्रस्तुत करना है, तालियां आप बजाना अपने सम्मान में। छूटते ही बोला सारे दिन काम ही करवाओगे या मुझे रोटी वोटी भी खाण दोगे? हाय 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 हाय। ऐसा देखो, इससे बढ़िया जेल नहीं हो सकता है। मैंने शंभू से पूछ लिया पिछले दिनों, मैं कि शंभू भाई ये बताओ वेल्डिंग में और वेडिंग में क्या समानता है? विनीत बाबू नया शेर सुनो, वेल्डिंग में और वेडिंग में क्या समानता है? तो ये तो भोलेनाथ इन्होंने तुरंत बता दिया। बोले देखो जो वेल्डिंग होती है उसमें पहले चिंगारी निकलती है, बाद में गठबंधन होता है, और जो वेडिंग होती है उसमें पहले गठबंधन होता है, बाद में ये बढ़िया, बाद में चिंगारी निकलती है। तो उसी गठबंधन की सुना रहा हूं। इस देश में पत्नी पति को, मैं भी आज मूड में आ रहा हूं, हाँ भाई साहब, इस देश में पत्नी पति को बहुत अधिक प्यार करती है, इसलिए यदि लड़ाई हो जाए तो सिर पर नहीं चरणों पर ही वार करती है। अभी पिछले दिनों मेरी भी कहने लगी कभी सम्मेलन में आते हो जाते हो लेकिन मुझे कहीं भी नहीं घुमाते हो, इसलिए हमारे बीच बढ़ती जा रही है दूरी, इसे मिटाने के लिए ले चलो ना मसूरी। हाँ हाँ, मुझे लगा कि बात में दम है और आजकल कभी सम्मेलन भी कम है, इसीलिए छोड़कर सब काम बना लिया मसूरी घूमने का प्रोग्राम। मैंने उससे कहा मसूरी तो चलेंगे लेकिन उससे पहले रुकेंगे हरिद्वार। बस यहीं से ही शुरू हुई हमारी तकरार। उसे लगा कि मैं कार्यक्रम को बिगाड़ना चाहता हूं, बात को जमने से पहले ही उखाड़ना चाहता हूं। यह सोचकर मेरी हर बात उसे अखरने लगी। मैं सीधा बताऊं तो उसका भी उल्टा करने लगी। कमी आ गई उसके ब्रेन में। मैंने कहा चलेंगे अपनी कार से, तो बोली ना मैं तो चलूंगी ट्रेन में। आहा आहा, अंतिम स्थिति में मसूरी एक्सप्रेस में टिकट हो पाया एक ही कंफर्म, तो मैंने ट्रेन में निभाना चाहा पति धर्म। मैंने कहा सवारी दो हैं, बर्थ एक है, इसलिए आप लेट जाइए, मैं पूरी रात साइड में इसी बर्थ पर बैठकर जाऊंगा और इस प्रकार अपना पति धर्म निभाऊंगा। इतना सुनते ही भड़की बिजली सी कड़की, बोली यदि धर्म ही निभाना है तो मैं निभाऊंगी, लेट कर तुम जाओगे मैं पूरी रात तुम्हारी छाती पर बैठ कर ही जाऊंगी। हाय हाय, क्या छाती पर बैठ, तालियां इतनी कम बजाओगे, मेरी जान को आफत हो रही है। मैं पूरी रात तुम्हारी छाती पर बैठ कर ही जाऊंगी। मेरी समझ में नहीं आया कि यह गुस्सा है या प्यार। सुबह सुबह आ गया हरिद्वार। हाँ। स्टेशन पर गाड़ी रुकते ही मैंने आवाज लगाई, ए कुली। इतना सुनते ही बोली, मुझसे बिना पूछे हुए तुम्हारी जुबान कैसे खुली? आहा, तुम्हें हर समय चीखने चिल्लाने की आदत है, जब तुम हो। क्या बात है भाई, क्या समझदार लोग हैं यार, आधे में समझ जाते हैं। जब तुम हो तो कुली बुलाने की क्या जरूरत है? एक बैग 3 अटैची जैसे तैसे होटल तक खींची। होटल का नाम था क्लार्क हुक, कमरा था उसमें पहले से बुक। मैनेजर ने कहा आपकी इच्छाओं पर विशेष ध्यान दिया है, आप होटल से पूरा हरिद्वार देखना चाहते थे, इसलिए कमरा 10वीं मंजिल पर दिया है। चलिए सामान को करवाता हूं शिफ्ट। मैंने पत्नी से कहा चलो इधर है लिफ्ट। इतना सुनते ही फिर भड़की, बोली स्थल धार्मिक है, मैं सुविधाओं का लाभ कम से कम उठाऊंगी, सामान को तुम अपने कंधे पर उठाओ, मैं 10वीं मंजिल तक तुम्हारे साथ सीढ़ियों से ही जाऊंगी। क्या बात है, क्या बात है, वाह। 160 सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते निकल गया दम। अब उसका इलाज करने के बारे में सोचने लगे हम। अगले दिन सुबह सुबह पहुंच गए गंगा किनारे और गोते लगाने के लिए जैसे ही कपड़े उतारे, मैंने उससे कहा बहाव बहुत तेज है, किनारे पर ही नहाना, धारा के बीच में बिल्कुल भी मत जाना। इतना सुनते ही उसने डुबकी लगाई और फिर ऊपर ही नहीं आई। आहा आहा, तालियां अगली पंक्ति पर मिलकर बजा देना। डुबकी लगाई और फिर ऊपर ही नहीं आई। किनारे पर खड़े हुए गोताखोर बोले बधाई बधाई बधाई। ये भी शामिल था गोताखोरों में। बधाई बधाई। मैंने कहा भैया किस बात की बधाई? 2 दिन से सब कुछ उल्टा कर रही है, इसलिए गंगा में आगे की ओर नहीं होगी,
गोता लगाकर देखो पीछे की ओरी बही होगी। क्या बात है, वाह। और अगली दो पंक्तियों पर पूरे सदन की तालियां, प्यार मोहब्बत चाहता हूं। जरा आशीष मुझ तक पहुंचाइएगा, दृश्य का आनंद लीजिएगा। गोता लगाकर देखो पीछे की ओरी बही होगी, गोताखोरों के दिमाग की नसें उस समय हिली जब हरिद्वार में डूबकर ऋषिकेश में तैरती हुई मिली। क्या बात है, वाह 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 वाह। सभी ने उड़ाई हमारी खिल्ली, जैसे तैसे लौट कर आए दिल्ली, लेकिन ये मत समझना हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, क्योंकि संबंधों के धागे इस देश में पश्चिम की तरह कच्चे नहीं हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। तमाम जिम्मेदार लोग आगे बैठे हैं, मेरे पीछे बैठे हैं। मैंने सारे रसों में लिखा है, लेकिन मुझे लगा हास्य रस की जरूरत है, वो प्रस्तुत कर रहा हूं आपके सम्मुख। लेकिन बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कामा वाले मेरे दोस्तों, यदि अमेरिका के पास सबसे बड़ी ताकत डॉलर की ताकत है, रूस के पास सबसे बड़ी ताकत एटम की ताकत है, जापान के पास सबसे बड़ी ताकत तकनीक की ताकत है, तो ये भारत वो देश है जिसके पास सबसे बड़ी ताकत हमारी संस्कृति की ताकत है, हमारे संस्कारों की ताकत है। जैसे रिश्ते हमारे यहाँ हैं, पूरी दुनिया में दुनिया के किसी हिस्से में नहीं मिलते, इसलिए कहना चाहता हूं। लेकिन ये मत समझना हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, क्योंकि संबंधों के धागे इस देश में पश्चिम की तरह कच्चे नहीं हैं। ये वो देश है जहां पति पत्नी रोजाना लड़ते हैं, झगड़ते हैं, रूठते हैं, मनाते हैं, लेकिन 7 फेरे लेने के बाद 7 जन्म तक साथ निभाने की कसम उठाते हैं। 7 जन्म तक साथ निभाने की कसम उठाते हैं। 7 जन्म तक साथ निभाने की कसम उठाते हैं। केवल 3 मुक्तक सुनाकर अपने काव्य पाठ का समापन करता हूँ। मैंने दोस्तों बहुत रंगों में कविताएं लिखी हैं, ये मंच वाले मेरे दोस्त जानते हैं। हर विधा में मेरी एक एक अलग अलग किताब है। मुक्तक संग्रह लिखा तो 187 मुक्तकों का संग्रह है, उसमें मैंने यों भी लिखा 2.5 मिनट आपके साथ हूँ, केवल 2.5 मिनट। लेकिन ये 2.5 मिनट मेरे काव्य पाठ पर आप बाकी भूल जाएंगे। ये मेरे 3-4 बहुत प्यारे दोस्त बैठे हैं, बेटा नज़र अब 2.5 मिनट मेरे साथ रहो बस। मैंने यों भी लिखा था, ये अध्यक्ष जी को सौंपता हूँ। समय था वो भी जब हर ओर अच्छे लोग रहते थे। कामा वालों प्रवीण शुक्ल, क्यों प्रवीण शुक्ल हैं? ये यहां से शुरू होता है, 2.5 मिनट में मेरी बात खत्म हो जाएगी, मेरे साथ रहिएगा। समय था वो भी जब हर ओर अच्छे लोग रहते थे, जलन नफरत घुटन से दूर ऐसे लोग रहते थे। यहां महलों में भी पसरा है अब तो झूठ का साया, कभी कच्चे मकानों में भी सच्चे लोग रहते। क्या बात है, वाह वाह। तालियां कम हैं, मैंने कहा अच्छी बात पर और ज्यादा समर्थन उठना चाहिए। कभी कच्चे मकानों में भी सच्चे लोग रहते थे। प्रीति गौरी, कभी कच्चे मकानों में भी सच्चे लोग रहते थे। 4 पंक्तियां पहली बार इस मंच से पढ़ना चाहता हूं। ब्रज क्षेत्र में और अपने बड़ों का आशीर्वाद चाहूंगा। जीवन में कैसे बहुत सारी मुश्किलों का समाधान हो सकता है। मेरे बहुत नए नए दोस्त बैठे हैं, छोटे भाई बैठे हैं, इसे जीवन में उतार लीजिएगा। 100 समस्याओं की दवाई 2 पंक्तियों में आपको सौंपता हूं मैं। और मंच का भी ध्यान चाहूंगा। हाशिम बाबू, भाई साहब स्वागत है। जिंदगी की मुश्किलों को इस तरह हल कर लिया। अगली पंक्ति में देखना चाहूंगा कैसे उठाएंगे आप। जिंदगी की मुश्किलों को इस तरह हल कर लिया। आशीर्वाद चाहिए आपका भी। जिंदगी की मुश्किलों को इस तरह हल कर लिया। या तो माफी मांग ली या माफ उनको कर दिया। वाह क्या बात है, वाह 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 वाह। मैं अभिभूत हो गया जिस मन से संभाला। जिंदगी की मुश्किलों को इस तरह उत्तर दिया, उनसे माफी मांग ली या माफ उनको कर दिया। और जिसने भी पहुंचे किसी मजलूम के आंसू यहां,
बांके बिहारी जी के दरबार की तरफ देखकर सुना रहा हूं। जिसने भी पहुंचे किसी मजबूर के आंसू यहां, उसके दामन को ही रब ने हर खुशी से भर दिया। जिंदगी की मुश्किलों को इस तरह उत्तर दिया, उनसे माफी मांग ली या माफ उनको कर दिया। अंतिम 4 पंक्तियां मेरे काव्य पाठ की। महनीय लोगों की उपस्थिति है। मैं अपनी जिंदगी की मेरे मन की सर्वश्रेष्ठ 4 पंक्तियों के साथ आज के काव्य पाठ का विराम करना चाहता हूं। बहुत कुछ सुनाने का मन है, लेकिन ये अंतिम 4 पंक्तियां हैं। फिर विनीत भाई को सुनेंगे, अध्यक्ष जी को सुनेंगे। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे मेरे मित्रों ने डीपी बना रखी अपने व्हाट्सएप पर इन पंक्तियों की। मैं बिना किसी भूमिका के सुना रहा हूं और अध्यक्ष महोदय को भेंट करता हूं। जाने कितने अनुभवों का है यही बस सार अंतिम। भगवान, मन चाहूंगा पूरे सदन का। मारुति जी जरा मेरी तरफ देख लो। जाने कितने अनुभवों का है यही बस सार अंतिम। तोड़ना मत मन के रिश्तों का कभी भी तार अंतिम। कामा वालों, मैंने कहा कि तालियों से कविता छोटी बड़ी नहीं होती। ये पंक्ति बहुत बड़ी थी। जैसे सितार में 7 तार होते हैं ना, मन में भी बहुत सारे तार होते हैं, लेकिन जो जीवन के मन के रिश्ते हैं वो उलझते रहेंगे, सुलझते रहेंगे, लेकिन उनका अंतिम तार नहीं टूटना चाहिए। माँ, पिता, भाई, बेटी, बेटा, ये एक बार हाथ से चले गए तो उस गर्माहट से नहीं लौट के आ सकते जिस गर्माहट से छूट जाएंगे। बस इसे संभाल लेना। जाने कितने अनुभवों का है यही बस सार अंतिम। तोड़ना मत मन के रिश्तों का कभी भी तार अंतिम। और अगली 2 पंक्ति मुझे तालियों से विदा कर देना। तोड़ना मत मन के रिश्तों का कभी भी तार अंतिम। जिंदगी की उलझनों से जूझ के जाना ये मैंने, ना कोई भी जीत अंतिम, ना कोई भी हार अंतिम। वाह 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 वाह।